हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं थियरीज ऑफ नेचर ऑफ स्टेट, लिबरल एंड मार्क्सिस्ट। मतलब नेचर ऑफ स्टेट के रिलेटेड जो दो थियरीज हमारे पास आती हैं, दैट इज लिबरल थियरी ऑफ नेचर ऑफ स्टेट और जो मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ नेचर ऑफ स्टेट है, उसको हम डिटेल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, बड़े सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने ये समझा कि ओरिजिन ऑफ स्टेट कैसे हुआ, जिसके अंदर हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और एवोल्यूशनरी थ्योरी को डिस्कस किया कि एवोल्यूशनरी थ्योरी वालों का ये मानना था कि स्टेट जो है वो ग्रेजुअली इवॉल्व होके आई है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वालों का ये मानना था कि जो स्टेट है उसको एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाया गया है। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट का नेचर क्या होगा, मतलब स्टेट होगी कैसी, स्टेट क्या काम करेगी, स्टेट क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगी और स्टेट का नेचर कैसा है। मतलब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा नेचर कैसा है, तो मैं बहुत एग्रेसिव इंसान हूं, गुस्से वाला इंसान हूं। उसी तरीके से स्टेट का कैसा नेचर होगा, स्टेट का नेचर क्या है, स्टेट क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, स्टेट किसके लिए काम करती है, स्टेट किसका इंटरेस्ट सर्व करती है, वही हुआ नेचर ऑफ स्टेट। तो हम नेचर ऑफ स्टेट को समझने वाले हैं, जिसके अंदर लिबरल्स अलग तरीके से स्टेट का नेचर एक्सप्लेन करते हैं और मार्क्सिस्ट अलग तरीके से स्टेट का जो नेचर है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं लिबरल थियरी ऑफ नेचर ऑफ स्टेट। मतलब जो लिबरल थियरी है नेचर ऑफ स्टेट के रिलेटेड, तो लिबरल थियरी के अंदर किस तरीके से स्टेट का नेचर एक्सप्लेन किया गया है, मतलब स्टेट को किस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है, स्टेट को किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। देखो, जो लिबरल्स है ना, उनका ये मानना है कि स्टेट इज अ न्यूट्रल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। इनका ये मानना है कि स्टेट जो है वो एक न्यूट्रल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। मतलब स्टेट जो है वो न्यूट्रल तरीके से काम करती है, किसी का फेवर नहीं करती है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती है, बल्कि सभी को एक तरीके से ट्रीट करती है और एक न्यूट्रल तरीके से सभी की वेलफेयर के लिए काम करती है। तो स्टेट जो है वो एक न्यूट्रल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। सबसे पहले आप ये समझिए कि स्टेट को यहां पे रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। तो स्टेट को यहां पे रिप्रेजेंट कर रही है गवर्नमेंट, या फिर जो भी हमारी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, जैसे हमारा पार्लियामेंट है, जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो सबसे ताकतवर कौन है, सरकार है, पार्लियामेंट है, कोर्ट्स हैं। लेकिन किसी अगर दूसरे देश के अंदर जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पे मोनार्की है, राजा रूल करता है, तो वहाँ पे सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन कौन होगा, सबसे सुप्रीम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास होगी, किंग के पास होगी, राजा के पास होगी। तो वहाँ पे मोनार्की जहाँ पे है, वहाँ पे स्टेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, राजा कर रहा है, किंग कर रहा है। जहाँ पे डेमोक्रेसी है, द कंट्रीज लाइक इंडिया, अमेरिका या फिर ब्रिटेन की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो सरकार करती है, पार्लियामेंट करता है, कोर्ट्स करता है। मतलब सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन होती है, तो पार्लियामेंट होता है, कोर्ट्स होते हैं, हमारी सरकार होती है, हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, हमारा एग्जीक्यूटिव होता है। तो यहां पे स्टेट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, सरकार कर रही है, कोर्ट्स कर रहे हैं, हमारा पार्लियामेंट कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था ना कि स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो स्टेट की डेफिनेशन का मतलब ये हुआ, स्टेट होती क्या है, तो स्टेट उसे हम कहते हैं जिसके पास सबसे पहले एक टेरिटरी हो, मतलब एक जगह हो, उसी के साथ साथ उस टेरिटरी पे रह रहे कुछ लोग, मतलब पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसके बाद वहाँ पे एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, और उसके बाद वहाँ पे सोवरेनिटी होनी चाहिए। इन चार एलिमेंट्स को मिला के स्टेट बनती है। मतलब ये चार एलिमेंट्स अगर किसी के पास होंगे तो उसी को हम स्टेट कहेंगे। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं कह रहा हूं कि स्टेट एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन होगी। तो क्या मतलब, मैं स्टेट का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो स्टेट के अंदर ये 4 एलिमेंट्स आते हैं, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी। मतलब एक देश जैसे इंडिया एक स्टेट है। लेकिन भाई मैंने कहा कि स्टेट जो है वो एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन होगी, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो क्या देश किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, मतलब देश को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है, तो वो तो सरकार ही है ना, वो तो हमारा पार्लियामेंट ही है ना, वो तो हमारा जो कोर्ट्स है, पार्लियामेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्हीं को मिला के तो हमारी, मतलब वही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी की पूरी स्टेट को। अब मैंने आपको बताया जहां पे मोनार्की है, तो वहां पे स्टेट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, राजा कर रहा है। तो मैं अगर कहूं कि वहां पे स्टेट ऐसा नहीं कर सकती है, तो मतलब राजा वहां पे ऐसा नहीं कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई एम ट्राइंग टू से दैट स्टेट को यहां पे रिप्रेजेंट कौन कर रहा है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पॉलिटिशियंस, आपका पार्लियामेंट जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है, आपके कोर्ट्स
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या फिर आपके पॉलिटिशियंस, या फिर आपकी एग्जीक्यूटिव जो आता है, सरकार जो आती है। समझ आ गई आपको बात? तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये देश जो है वो अपने नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये थोड़ी है कि देश मतलब देश मतलब मैं ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल थोड़ी कर रहा हूं कि ये टेरिटरी, देश कोई इंसान तो है नहीं, तो देश को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो वो सरकार कर रही है। तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन ये आपको समझाना बड़ा जरूरी है जो जिनको नहीं पता है, राइट। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि स्टेट इज अ न्यूट्रल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। लिबरल स्कॉलर्स जो हैं उनका ये मानना है, ये लिबरल थ्योरी के अंदर ये मानना है कि स्टेट एक न्यूट्रल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। मतलब वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है, सभी को इक्वली ट्रीट करती है, सभी के वेलफेयर के लिए काम करती है, सभी के भले के लिए काम करती है, और एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन है। मतलब स्टेट जो है, मतलब सरकार जो है हमारी, वो लोगों के द्वारा चुनी गई होती है। तो अल्टीमेटली स्टेट एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, एक लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन है, क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स, फ्रीडम एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। और स्टेट को बनाया ही इसलिए गया है ताकि लोगों के राइट्स, जो हकूक हैं, हक हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, जो लोगों की फ्रीडम है, आजादी है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, जो लोगों के इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। सो द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द स्टेट इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स, फ्रीडम एंड इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स। लोगों के भले के लिए काम करना, लोगों के हक जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना, लोगों की जो फ्रीडम्स हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखना। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड कंसेंट। देखो जो स्टेट है वो लिबर्टी, इक्वालिटी और कंसेंट के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। मतलब जो स्टेट है वो लोगों को लिबर्टी प्रोवाइड करने का काम करती है, मतलब लोगों की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। स्टेट ये इंश्योर करती है, सरकार ये इंश्योर करती है कि लोगों के जो राइट्स हैं, लोगों की जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए। इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती है स्टेट। मतलब जब स्टेट किसी के लिए कोई पॉलिसी बना रही है तो सभी के भले के लिए काम करती है स्टेट, मतलब इक्वल तरीके से अपने सिटीजन्स को ट्रीट करती है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, अंबानी के बेटे को, किसी बड़े आदमी के बेटे को जो है वो अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है और किसी गरीब इंसान के बच्चे को कुचला जा रहा है, उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। ऐसा नहीं होता है, बल्कि इक्वालिटी के प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो स्टेट रेस्ट करती है। उसी के साथ साथ कंसेंट, अब कंसेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यहां पे। तो इनका ये कहना है कि स्टेट जो है वो कंसेंट के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, मतलब लोगों के कंसेंट के बेसिस के ऊपर ही हमारी स्टेट बनी होती है या हमारी सरकार बनी होती है। तो अगर गवर्नमेंट हमारे पास एग्जिस्ट करती है, अगर हमारे पास पार्लियामेंट है, तो वो क्यों है, वो किसकी वजह से है? वो लोगों की वजह से ही तो है, लोगों की कंसेंट की वजह से ही तो है। कंसेंट मतलब क्या? लोगों ने वोट दिया तभी तो हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर चुन के रिप्रेजेंटेटिव्स गए, लोगों ने वोट दिया तभी तो सरकार बनी। आज हमारे देश में मोदी जी की सरकार है, तो क्या मोदी जी की सरकार पॉसिबल है विदाउट द कंसेंट ऑफ पीपल? नो, द गवर्नमेंट ऑफ मोदी गवर्नमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द कंसेंट ऑफ पीपल। अगर लोगों की सहमति उसके अंदर शामिल नहीं है, लोग अगर वोट ना करते तो सरकार ना बन पाती। तो यहां पे कंसेंट ऑफ पीपल इज अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट द कंसेंट ऑफ पीपल सरकार काम नहीं कर सकती है, स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। तो स्टेट कंसेंट के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। अब की फीचर्स क्या हैं इस थियरी के, मतलब जो लिबरल थियरी है रिलेटेड टू द नेचर ऑफ स्टेट, उसके क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब क्या होता है? देखो, स्टेट एग्जिस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड नॉट इंडिविजुअल्स फॉर द स्टेट। मतलब जो स्टेट है वो एग्जिस्ट ही इसलिए करती है ताकि लोगों का भला किया जा सके, इंडिविजुअल्स का भला किया जा सके, व्यक्तियों का भला किया जा सके। और ऐसा नहीं है कि स्टेट इसलिए एग्जिस्ट करती है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो स्टेट का भला करेंगे। मतलब स्टेट लोगों के भले के लिए है, लोग स्टेट के भले के लिए नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उनको स्टेट का भला करना है, नहीं, स्टेट इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि उसको लोगों का भला करना है। समझ आ गई बात?
अब उसके बाद सेकंड फीचर इसके अंदर क्या आता है, लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, स्टेट्स पावर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो गवर्नमेंट है वो जो चाहे वो नहीं कर सकती है, मतलब मतलब गवर्नमेंट जो है वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो नहीं कर सकती है, बल्कि गवर्नमेंट भी लिमिटेड है, मतलब गवर्नमेंट की पावर्स जो है वो लिमिटेड है। और किसके द्वारा लिमिटेड की गई है, किसके द्वारा रिस्ट्रिक्ट की गई है, लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिस्ट्रिक्ट की गई है, लिमिटेड की गई है। जैसे अगर हमारे देश की, भारत देश की अगर सरकार चाहे तो आपसे आपके बोलने का अधिकार नहीं छीन सकती है, आपसे आपका इक्वालिटी का अधिकार नहीं छीन सकती है। क्यों नहीं छीन सकती है, कौन रोक रहा है स्टेट को कि वो आपसे, मतलब कौन रोक रहा है स्टेट, कौन रोक रहा है गवर्नमेंट को आपके राइट्स छीनने से, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रोक रहा है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आपके राइट्स नहीं छीनने देता है गवर्नमेंट को। तो आज गवर्नमेंट अगर मोदी जी चाहें, मोदी जी शाम को सोए और सुबह उठे और सुबह वो कह रहे हैं कि आज के बाद देवियों और सज्जनों, इस देश में सिर्फ हिंदू बोल सकते हैं, इस देश में सिर्फ हिंदुओं के पास इक्वालिटी है और मुस्लिम्स ना ही बोल सकते हैं ना ही उनके पास इक्वालिटी है। आज के बाद इस देश में लोगों को इक्वालिटी के साथ ट्रीट नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा मोदी सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि मोदी सरकार की पावर, मतलब गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड है। किसके द्वारा लिमिट की गई है, किसके द्वारा रिस्ट्रिक्ट की गई है, तो हमारे संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लॉ के द्वारा जो है वो रिस्ट्रिक्ट की गई है। उसके बाद कंसेंट, मैंने आपको बताया कंसेंट ऑफ पीपल इज ऑलवेज इंक्लूडेड, मतलब स्टेट ड्राइव्स लेजिटिमेसी फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द गवर्नड। मतलब स्टेट जो है, सरकार जो है, स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, वो अपनी लेजिटिमेसी ही कहां से ड्राइव करती है, वो लोगों की कंसेंट से ड्राइव करती है। अगर लोग वोट ना करें तो गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। तो अगर आज गवर्नमेंट फैसले ले रही है, आज अगर गवर्नमेंट इस देश को चला रही है, तो वो किसकी वजह से चला रही है, लोगों की वजह से। लोगों ने गवर्नमेंट को चुना है। तो जो गवर्नड है, गवर्नड मतलब लोग, जो पीपल है, पीपल जो है, लोग जो है, उनकी कंसेंट हमेशा शामिल है। उनकी कंसेंट के बिना, मतलब उनकी इजाजत के बिना, सहमति के बिना सरकार जो है वो काम नहीं कर सकती है, सरकार इवन की बन ही नहीं सकती है। अब रूल ऑफ लॉ, अब रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ इज सुप्रीम। इसका अगला फीचर क्या है कि यहां पे रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है, मतलब कानून का राज है। किसी एक व्यक्ति विशेष का राज नहीं है, मोदी का राज नहीं है, बल्कि कानून का राज है। राहुल गांधी का राज नहीं है, उमर अब्दुल्ला का राज नहीं है, अखिलेश यादव का राज नहीं है, ममता बनर्जी का राज नहीं है, बल्कि संविधान का राज है, कानून का राज है। और कानून के हिसाब से ही सब कुछ होगा, कानून के हिसाब से ही इवन कि मोदी जी भी एक्ट करेंगे। तो विदाउट लॉ, मतलब विदाउट रूल ऑफ लॉ जो है वो कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। या आप ये कहें कि यहां पे हमारे देश के अंदर जो है, या फिर स्टेट के अंदर जो है वो कानून का राज होगा, किसी एक व्यक्ति का राज नहीं होगा। जो कानून कहेगा वही होगा। तो कानून अगर ये कहता है कि सभी को बराबरी से जो है वो ट्रीट करो, तो सभी को बराबरी से ही ट्रीट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप मोदी जी को, मोदी जी के बेटे को, या फिर मोदी जी के किसी खास आदमी को अलग तरीके से ट्रीट करोगे और किसी गरीब को अलग तरीके से ट्रीट करोगे। ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि कानून का राज है, तो कानून के हिसाब से ही सबको ट्रीट करना है इक्वली। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, लोगों के जो राइट्स हैं, लोगों के जो अधिकार हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। स्टेट उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, मतलब जो राइट टू लाइफ है, लोगों का जो जीवन जीने का अधिकार, मतलब अपनी जिंदगी जीने का अधिकार जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। लोगों का जो राइट टू लिबर्टी है, मतलब लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो आज़ादी है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। और लोगों की जो प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है कि अगर भाई मेरी ज़मीन है, मेरे पास 1000 रुपये हैं, मेरा एक घर है, तो वो मेरा ही है, कोई मेरे से छीन नहीं सकता है। तो मेरा राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है स्टेट के अंदर। उसके बाद डेमोक्रेटिक एंड वेलफेयर ओरिएंटेड। अब स्टेट का ये प्राइमरी फंक्शन है कि वो लोगों की वेलफेयर को इंश्योर करे, मतलब लोगों के भले के लिए काम करे। सोशल जस्टिस को इंश्योर करे सोसाइटी के अंदर। मतलब सोशल जस्टिस मतलब क्या, सामाजिक न्याय, मतलब सोसाइटी के अंदर न्याय हो, जस्टिस हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी के साथ कोई पक्षपात ना हो, भेदभाव ना हो। और उसी के साथ साथ डेमोक्रेसी, मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी को भी इंश्योर किया जाता है कि लोकतंत्र बना रहे और लोगों का राज भी बना रहे। अब ये है क्या, लिबरल थियरी ऑफ स्टेट,
मतलब लिबरल थियरी रिलेटेड टू द नेचर ऑफ स्टेट। और इसके प्रोपोनेंट्स कौन हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जो इस थियरी का सपोर्ट करते हैं, तो वो हैं जॉन लॉक, जेएस मिल, बेंथम, टीएच ग्रीन और हेरोल्ड एच लास्की, जिसको हम कहते हैं हेरोल्ड लास्की। ये लोग जो है, ये जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, ये कुछ इसके प्रोपोनेंट्स हैं जो इस थियरी का सपोर्ट करते हैं। सो आपको क्रक्स मैं बता देता हूं, क्रक्स क्या है लिबरल थियरी रिलेटेड टू द नेचर ऑफ स्टेट। मतलब वो कहते हैं कि स्टेट ऐसी है, उन्होंने कहा स्टेट ऐसी है। किसने कहा? लिबरल थियरी के जो थिंकर्स हैं या फिर लिबरल थियरी जो देते हैं। कौन देते हैं? वो देते हैं जॉन लॉक, जेएस मिल, बेंथम, टीएच ग्रीन, लास्की। ये लोग कहते हैं कि स्टेट ऐसी है। कैसी? स्टेट जो है वो न्यूट्रल है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, राइट्स, फ्रीडम और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, लिबर्टी, इक्वलिटी और कंसेंट के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, इंडिविजुअल्स की वेलफेयर के लिए काम करती है, स्टेट जो गवर्नमेंट है उसकी पावर लिमिटेड है और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिस्ट्रिक्ट की गई है, लोगों की कंसेंट हमेशा शामिल होती है, कानून का राज होता है, राइट्स की प्रोटेक्शन होती है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाता है और लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, सोशल जस्टिस को इंश्योर किया जाता है, डेमोक्रेसी को जो है वो कायम रखा जाता है। ये कहना है लिबरल थिंकर्स का, लिबरल थियरी वालों का कि स्टेट ऐसी है। समझ आ गई बात? अब असल में कैसी है वो अलग चीज है, वो तो आप खुद से सोचिए ना। लेकिन लिबरल्स ये कह रहे हैं कि स्टेट ऐसी है। मार्क्सिस्ट कुछ उल्टा कहेंगे, वो कहेंगे कि स्टेट ऐसी नहीं है, स्टेट अलग तरीके की है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन लिबरल्स ये कह रहे हैं कि स्टेट ऐसी है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव, एक तरीके का पर्सपेक्टिव है जो लिबरल्स दे रहे हैं स्टेट के बारे में। मतलब लिबरल्स का ये मानना है, हर व्यक्ति का अलग अलग मानना होता है। मेरे लिए स्टेट अलग तरीके से काम करती है, मेरे लिए मेरा नजरिया स्टेट की तरफ कुछ और होगा। जैसे मैं मोदी जी को ना पसंद करता हूं, आप में से कुछ लोग होंगे जो मोदी जी को पसंद करते होंगे। मैं जैसे योगी को बहुत पसंद करता हूं, आप में से बहुत लोग होंगे योगी को पसंद ना करते होंगे। मैं जो हूं वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बहुत पसंद करता हूं। मैनी ऑफ यू पीपल होंगे जो नहीं करते होंगे। तो हर किसी का पर्सपेक्टिव होता है और लिबरल्स का ये पर्सपेक्टिव है नेचर ऑफ स्टेट को लेके, मतलब स्टेट का नेचर कैसा है। जैसे मेरे नेचर को लेके भी कि अक्षय ठाकुर का नेचर कैसा है, अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा। कुछ लोग कहते होंगे कि बहुत अच्छा बंदा है, कुछ लोग कहते होंगे बहुत गंदा बंदा है, कुछ लोग कहते होंगे कि क्या इंसान है यार, मजा आ जाता है उसके साथ बैठ के, कुछ लोग कहते होंगे क्या नीच इंसान है यार, क्या घटिया इंसान है, क्या घटिया सोच का इंसान, कुछ लोग कहते होंगे बहुत अच्छे दिल का इंसान है, कुछ लोग कहते होंगे यार एकदम घमंडी इंसान है। तो हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है ना। मेरे नेचर को लेके भी अलग अलग पर्सपेक्टिव है, तो स्टेट के नेचर को लेके भी अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, जो कि मैंने लिबरल्स का पर्सपेक्टिव आपको बता दिया है। अब आइए समझते हैं मार्क्सिस्ट थियरी रिलेटेड टू द नेचर ऑफ स्टेट। मतलब मार्क्सिस्ट थियरी क्या है नेचर ऑफ स्टेट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मार्क्सिस्ट थियरी जो है वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जैसे लोगों ने दी है। कार्ल मार्क्स एक पॉलिटिकल थिंकर था, एक हिस्टोरियन था, और फ्रेडरिक एंगल जो उसका एक बड़ा खास दोस्त था, वो भी कार्ल मार्क्स के आइडिया से बहुत प्रभावित था और वो भी मार्क्सिस्ट ही था। तो कार्ल मार्क्स जो है और फ्रेडरिक एंगल्स जो हैं वो ये कहते हैं कि स्टेट इज नॉट न्यूट्रल, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल का ये कहना है कि स्टेट जो है वो न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है क्लास डोमिनेशन का। अब आपको ये समझना है कि बेसिकली कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल का ये कहना है कि स्टेट न्यूट्रली काम नहीं करती है, सभी के भले के लिए काम नहीं करती है, सभी को इक्वली ट्रीट नहीं करती है, बल्कि स्टेट जो है वो कुछ गिने चुने लोगों के फायदे के लिए काम करती है। खास करके अमीर लोगों के लिए काम करती है, अमीर लोगों को सर्व करती है, जिसको हम रिच भी कह सकते हैं, जिनको हम कैपिटलिस्ट भी कह सकते हैं। तो बेसिकली अमीर लोगों के भले के लिए, अमीर लोगों के लिए काम करती है स्टेट। ये फ्रेडरिक एंगल और साथ ही साथ कार्ल मार्क्स का कहना है, मतलब मार्क्सिस्ट थियरी के अंदर ये कहा जाता है। उनका ये कहना है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक हथियार है, एक औजार है, एक तरीका है क्लास डोमिनेशन का। क्लास डोमिनेशन का मतलब कि एक क्लास जो है वो पूरी की पूरी सोसाइटी को, पूरे के पूरे बाकी क्लासेस को डोमिनेट करे। और वो क्लास कौन सी है? वो है कैपिटलिस्ट क्लास। कौन सी क्लास है वो कैपिटलिस्ट क्लास है या फिर रिच क्लास है। रिच या कैपिटलिस्ट कौन होता है? जो अमीर होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उन्हीं को हम कैपिटलिस्ट कहते हैं। तो क्लास डोमिनेशन मतलब हमारे पास दो क्लासेस आती हैं। दो क्लासेस कौन सी हैं? रिच क्लास और पुअर क्लास। मतलब रिच क्लास और पुअर क्लास।
मतलब अमीर और गरीब। रिच क्लास के अंदर इसी को हम कैपिटलिस्ट क्लास भी कहते हैं, इन्हीं को हम बुर्जुआ भी कहते हैं। क्या? बुर्जुआ। तो रिच क्लास को ही हम कैपिटलिस्ट क्लास कहते हैं, जो अमीर लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्हीं को हम बुर्जुआ क्लास भी कहते हैं, बुर्जुआ भी कहते हैं। और एक आती है पुअर क्लास, मतलब गरीब लोगों की क्लास, मतलब जो गरीब लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, मजदूर होते हैं। अब इनका ये कहना है कि हमारे पास दो क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं और इन दो क्लासेस के अंदर जो स्टेट है वो रिच क्लास का डोमिनेशन क्रिएट करके रखती है। मतलब एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिससे रिच क्लास, मतलब अमीर लोग जो हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग जो हैं, वो अपना डोमिनेशन रखते हैं, वो डोमिनेट करके रखते हैं किसको? पुअर क्लास को, या फिर जिनको हम प्रोलिटरेट भी कहते हैं। तो गरीबों के ऊपर शिकंजा कसने के लिए अमीर जो है, अमीरों की सहायता की जाती है किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्लास डोमिनेशन को मेंटेन करके रखना मतलब अमीर का गरीब के ऊपर शिकंजा बनाए रखना। बेसिकली कैपिटलिस्ट का पुअर के ऊपर, अमीर का गरीब के ऊपर जो है वो डोमिनेशन क्रिएट करके रखना। मतलब अमीर गरीब को दबा के रख रहा है, और दबाने में मदद कौन कर रहा है? तो वो कर रही है स्टेट, वो कर रही है सरकार, वो कर रहे हैं हमारे नेता, वो कर रहे हैं हमारे पॉलिटिशियंस, वो कर रहा है हमारा पार्लियामेंट। The state exists to maintain the rule of bourgeois capitalist class over proletariat working class। इनका ये कहना है कि स्टेट एग्जिस्ट करती है बुर्जुआ का रूल मेंटेन रखने के लिए। मतलब बुर्जुआ कौन होता है? कैपिटलिस्ट क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास मतलब अमीर लोग, बिजनेसमैन। ओवर किसके ऊपर? प्रोलिटरेट क्लास के ऊपर। प्रोलिटरेट कौन होते हैं? गरीब लोग। गरीब लोग मतलब वर्किंग क्लास भी हम इसको कहते हैं, जो लोग दिहाड़ियां वगैरह लगाते हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं। तो स्टेट इसलिए एग्जिस्ट करती है ताकि बुर्जुआ क्लास का, मतलब अमीर लोगों का रूल मेंटेन रखा जाए किसके ऊपर? गरीब लोगों के ऊपर। अमीर लोग गरीब लोगों को जो है वो दबोच के और दबा के रखें, और स्टेट अमीर लोगों की सहायता करती है गरीब लोगों को दबाने के लिए, और इनका रूल मेंटेन रहे। अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कार्ल मार्क्स और ये मार्क्सिस्ट लोग जो हैं वो हमेशा दो क्लासेस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में और हर एक देश में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं अमीर लोग जिनको हम रिच कहते हैं, और एक होते हैं गरीब लोग जिनको हम पुअर कहते हैं। अब अमीर लोगों की ये क्लास है और गरीब लोगों की ये क्लास है। अमीर लोगों की क्लास को क्या कहा जाता है? कैपिटलिस्ट क्लास भी कहा जाता है, और उसी को बुर्जुआ भी कहा जाता है। देख रहे हो बुर्जुआ यहां पे लिखा है मैंने, BOURGEOISIE। तो अमीर लोगों को ही कैपिटलिस्ट क्लास भी कहा जाता है और बुर्जुआ भी कहा जाता है, और गरीब लोगों को वर्किंग क्लास भी कहा जाता है, प्रोलिटरेट भी कहा जाता है। तो हमारे पास दो ही तरह के लोग होते हैं, कैपिटलिस्ट और वर्किंग। कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास। अब जो कैपिटलिस्ट क्लास जो है, मतलब जो अमीर लोग हैं, जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े, वो हमेशा गरीब लोगों के ऊपर ज्यादती और जुर्म करते हैं। तो वो हमेशा गरीब लोगों को प्रताड़ित करते हैं। तो अल्टीमेटली कार्ल मार्क्स हमेशा इसी चीज की बात करता है कि अमीर गरीबों को मार रहा है, अमीर गरीबों का शोषण कर रहा है, और स्टेट भी अमीरों की मदद कर रही है गरीबों का शोषण करने में। मैंने आपको बताया कि लिबरल थियरी के अंदर स्टेट की तारीफ की जाती है। बेसिकली ये बताया जाता है स्टेट कितनी अच्छी है, ये इक्वालिटी के ऊपर काम करती है, ये लिबर्टी को प्रोटेक्ट करती है, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, ये सभी को इक्वल तरीके से ट्रीट करती है। लेकिन क्या असल में ऐसा होता है? क्या आपको लगता है कि असल में स्टेट ऐसे ही करती है, सभी को इक्वली ट्रीट करती है, सभी को लिबर्टी देती है, सभी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है? असल में ऐसा नहीं होता है। आप अपने देश में देख सकते हैं, यहां पे जो अमीर है उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, और जो गरीब है उसकी बेचारे की सुनवाई नहीं होती है। अमीर लोग जो हैं हमारे देश के अंदर, जो अमीर हैं, उनकी चलती है, गरीबों की बात कोई सुनता नहीं है। हमारी सरकार भी बड़े बड़े अमीर लोगों को फ्री में जमीनें दे देती है, फ्री में उनको जो है वो कई सारे कंसेशंस, उनके टैक्स माफ कर दिए जाते हैं, उनको लोन दे दिया जाता है। गरीब की कोई सुनता नहीं है। गरीब बेचारा कर्जे के नीचे दब जाता है और आत्महत्या कर लेता है। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि सरकार क्या सच में सभी के साथ इक्वली ट्रीट करती है? क्या सरकार सच में न्यूट्रल तरीके से एक्ट करती है? अगर रियलिटी में आप देखें तो ऐसा नहीं होता है। सरकार सभी को इक्वली ट्रीट नहीं करती है रियलिटी में, बल्कि कुछ गिने चुने लोगों के प्रॉफिट को देखा जाता है। कुछ लोगों को बड़े अच्छे तरीके से, खास तरीके से ट्रीट किया जाता है, जिनके पास पैसा होता है। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। अब इसके की फीचर्स क्या है?
क्लास कैरेक्टर, स्टेट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग इकोनॉमिक क्लास, मतलब इसके अंदर क्लास कैरेक्टर आता है कि एक क्लास को रिप्रेजेंट करती है, एक क्लास को स्टेट जो है वो रिप्रेजेंट करती है, एक ही क्लास का फायदा करती है सरकार या स्टेट, मतलब जो रूलिंग इकोनॉमी का क्लास है, जो अमीर लोग हैं, जो अमीर लोग अभी रूल कर रहे हैं, उन्हीं के बेनिफिट्स को सर्व किया जाता है स्टेट के द्वारा या सरकार के द्वारा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, अब मार्क्सिस्ट लोगों का ये कहना है कि जितना भी हमारे पास लॉ है, कानून है, पुलिस है, कोर्ट्स हैं, आर्मी है, ये सारे के सारे जो हैं वो अमीर की जो प्रॉपर्टी है, अमीर की जो संपत्ति है उसको प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। ये सारे लोग जो हैं वो अमीर के लिए काम करते हैं। कोर्ट्स के अंदर भी अमीरों को जल्दी न्याय मिल जाता है, कोर्ट्स के अंदर अमीरों की जल्दी सुनवाई होती है, पुलिस भी अमीरों के लिए ही काम करती है, अमीरों की जल्दी सुनवाई होती है पुलिस के द्वारा भी, कानून भी अमीरों के लिए ही है, अमीर ही कानून का फायदा उठाते हैं और कानून भी अमीरों का फायदा करता है। मतलब यहां पे ये कहा जा रहा है कि गरीब की किसी भी तरीके से कोई सुनवाई नहीं है। इवन कि लॉ, पुलिस, कोर्ट्स, आर्मी, ये सब लोग जो हैं वो अमीरों के इंटरेस्ट को बचाने में लगे हुए हैं, अमीरों की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं कि अमीर की संपत्ति जो है वो प्रोटेक्ट करके रखी जाए। उसके बाद टेम्पररी इंस्टीट्यूशन, मार्क्सिस्ट लोगों का ये कहना है कि जो स्टेट है ना वो एक टेम्पररी इंस्टीट्यूशन है। टेम्पररी इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि भाई थोड़े समय के लिए ही स्टेट देखने को मिलेगी, बाद में स्टेट खत्म हो जाएगी, मतलब बाद में हमें कोई स्टेट नहीं देखने को मिलेगी, बाद में एक स्टेटलेस सोसाइटी अडॉप्ट कर ली जाएगी, एक स्टेटलेस सोसाइटी क्रिएट कर ली जाएगी। लेकिन लिबरल थियरी के अंदर यह कहा जाता है कि स्टेट परमानेंट रहेगी, क्योंकि स्टेट लोगों का भला करती है, लोगों के इक्वालिटी के लिए काम करती है, इक्वालिटी और कंसेंट के प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो काम करती है, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और स्टेट हमेशा रहेगी। बट मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ये कहते हैं, मार्क्सिस्ट थियरी के अंदर ये कहा जाता है कि स्टेट जो है ना वो मतलब थोड़े ही समय तक एग्जिस्ट करेगी, ये एक टेम्पररी इंस्टीट्यूशन है और बाद में स्टेट खत्म हो जाएगी। कब खत्म हो जाएगी? जब अमीर और गरीब दोनों के बीच में, और खास करके जो गरीब है उसके साथ जो ज्यादती हो रही है, उसका जो शोषण हो रहा है, वो जब पीक पे पहुंच जाएगा, जब गरीब के साथ तुम इतनी ज्यादती करोगे, जब गरीब को तुम इतना दबाओगे, जब अमीर गरीब के साथ इतनी ज्यादती करेगा, अमीर को कुचलेगा, दबेगा, उसको दबाएगा, उससे जो है वो इतनी मेहनत करवाई जा रही है, उससे 18-18 घंटे फैक्ट्रीज में काम करवाया जा रहा है, तो जब ये शोषण पीक पे पहुंच जाएगा, मतलब इतना तुमने प्रताड़ित कर दिया है गरीबों को, फिर गरीब क्या करेंगे? सारी दुनिया के गरीब इकट्ठे हो जाएंगे, हथियार उठाएंगे और कैपिटलिस्ट मतलब अमीर के खिलाफ आंदोलन, रेवोल्यूशन करेंगे और अमीर को मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, अमीरों को खत्म कर दिया जाएगा। और फिर गरीब लोग जो हैं, अमीरों से वो जो पैसा इकट्ठा किया है, अमीरों ने वेल्थ इकट्ठी की है, वो गरीब लोग उनसे छीनेंगे और सभी में वो इक्वली बांट देंगे। और फिर स्टेट को भी हटा दिया जाएगा, सब लोग बराबर हो जाएंगे और स्टेट की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी, गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी, लॉ, पुलिस, कोर्ट्स, आर्मी, इन सब की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि अब लोगों के बीच में कोई इनइक्वालिटीज़ ही नहीं है, सब लोग बराबर हैं, सभी के पास ये कितना पैसा है और हर कोई अपनी क्षमता के हिसाब से काम कर रहा है और उसको जो चाहिए उसको वो मिल रहा है। तो स्टेट की कोई जरूरत ही नहीं होगी, पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, लॉ, कोर्ट्स, गवर्नमेंट, इसकी कोई जरूरत ही नहीं रहेगी, स्टेट खत्म ही हो जाएगी। तो ये मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स का ये कहना है कि जब अमीर गरीब के साथ इतना शोषण कर लेगा, इतना शोषण कर लेगा, इतना शोषण कर लेगा कि गरीबों को यह लगेगा कि भाई अब तो कुछ नहीं बनने वाला, अब हमें जो है इन अमीरों से बदला लेना ही होगा। तो सारी दुनिया के मजदूर इकट्ठे होंगे, द वर्कर्स ऑफ वर्ल्ड जो है वो यूनाइट होंगे और वो अमीर को काट देंगे, मार देंगे, वायलेंट रेवोल्यूशन करेंगे और अमीर को सत्ता से उखाड़ दिया जाएगा, अमीरों को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, सारे पैसे उनसे छीने जाएंगे, वेल्थ छीनी जाएगी और सभी में इक्वली बांट दी जाएगी और गवर्नमेंट भी हटा दी जाएगी, पुलिस, आर्मी, कोर्ट सब कुछ हटा दिया जाएगा और स्टेट विदर अवे कर जाएगी। मतलब स्टेट विल इवेंचुअली विदर अवे, मतलब स्टेट जो है वो क्या हो जाएगी? गुम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सो इवेंचुअली विदर अवे व्हेन क्लासलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी इज एस्टैब्लिश, जब क्लासलेस सोसाइटी एस्टैब्लिश की जाएगी, मतलब वो जो सोसाइटी होगी वो क्लासलेस होगी, फिर मतलब उसमें अमीर गरीब कोई नहीं रहेगा, क्योंकि अमीर मार दिए, सारे पैसे बराबर बांट दिए हैं। क्लासलेस सोसाइटी होगी, उसमें कोई क्लास नहीं होगी और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। कम्युनिस्ट सोसाइटी मतलब उसके बीच में कोई अमीरी गरीबी नहीं है, कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि टेम्पररी इंस्टीट्यूशन है स्टेट।
उसके बाद इकोनॉमिक बेस। इकोनॉमिक बेस का मतलब क्या है? स्टेट इज शेप्ड बाय इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो बेसिकली स्टेट जो है, वो जो देश है या फिर जो सरकार है, वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से शेप होती है। मतलब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आ गया, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर वो लोग आते हैं जो अमीर हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, जिनके पास मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जिनके पास जमीन है, जिनके पास कैपिटल है, पैसा है, मशीनरी है, जो अमीर लोग हैं, जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर आई वुड से कि जो लोग कैपिटलिस्ट हैं, जो लोग बिजनेसमैन हैं, वो लोग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। मतलब वो लोग जो हैं वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। और ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है यही स्टेट को शेप करता है। मतलब यही अमीर लोग जो हैं वो सत्ता हासिल करते हैं, गवर्नमेंट में जाते हैं और फिर गवर्नमेंट में जाके जो है गरीब लोगों का शोषण करते हैं और साथ ही साथ अपना फायदा करते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो सरकार आपको आज देखने को मिल रही है, ये असल में लोगों की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है। ये उन लोगों की सरकार है जो बिजनेसमैन है। ये अंबानी और अडानी की सरकार है। आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा अपोजिशन को बार बार ये कहते हुए कि मोदी जी अंबानी के दोस्त हैं, ये अंबानी के लिए काम कर रही है सरकार, ये अपने अमीर मित्रों के लिए काम कर रही है, ये बिजनेसमैन के लिए काम कर रही है। तो उसका मतलब यही है कि यही लोग जो हैं पैसा लगा रहे हैं, यही लोग जो हैं वो सरकारें बनाते हैं, सरकारें फिर इन्हीं के लिए काम करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा ना कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में आपने सुना होगा कि भाई इस पार्टी को इतनी डोनेशन दी गई, फलाने बिजनेसमैन के द्वारा इस पार्टी को इतनी डोनेशन दी गई, इतना पैसा दिया गया। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि सरकार मतलब बनाता ही कौन है? अमीर लोग बनाते हैं। अमीर लोग ही पैसा लगाते हैं, इलेक्शंस में पैसा खर्चते हैं और उसके बाद जब अमीर लोग किसी के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, वो सरकार में चले गए, अब वो लोग सरकार में जाके अमीरों की हेल्प करेंगे, अमीरों के लिए काम करेंगे और गरीबों का शोषण करेंगे। तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही शेप करता है स्टेट को। समझ आ रही है आपको बात? फॉर एग्जाम्पल कल को अंबानी जी मेरे ऊपर 200 करोड़ रुपया लगा दें और मुझे जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बना दें। अगर मुझे जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनना है तो मेरे पास पैसा होना चाहिए ना, पैसे से सब कुछ होता है। पैसा होगा, खुली रैलीज करूंगा, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू नैरेटिव्स क्रिएट करूंगा, कैंपेनिंग करूंगा, लोगों को खरीदूंगा, शराब से, दारू से, धर्म के आधार पर लोगों को बांटूंगा, पैसा फेंकूंगा, तमाशा देखेंगे लोग। तो जब लोग मुझे क्या बना देंगे? सीएम बना देंगे। अपने लेवल पे मैं सीएम नहीं बन सकता था। अंबानी ने पैसा लगाया, अंबानी ने कहा ये ले 200 करोड़ रुपया मैं लगाता हूं तेरे ऊपर और बन जा तू सीएम। अब मैं जब सीएम बन गया तो क्या मैं लोगों के लिए काम करूंगा? नहीं, मैं काम करूंगा अंबानी के लिए, मैं काम करूंगा उस व्यक्ति के लिए जिसने मेरे ऊपर पैसा लगाया है। तो यही कहने का मतलब है कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, मतलब जो अमीर लोग हैं वही सरकार बनाते हैं और सरकार उन्हीं के लिए काम करती है बाद में और गरीबों का शोषण होता है। उसके बाद इसके अंदर आता है रेवोल्यूशनरी चेंज। मतलब वर्किंग क्लास मस्ट ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट स्टेट थ्रू रेवोल्यूशन। कि जो गरीब लोग हैं, जिनका शोषण हो रहा है, जिनके साथ ज्यादती हो रही है, जो लोग मजदूर हैं, उनको क्या करना है? उनको रेवोल्यूशन करना है। मतलब उनको क्रांति लानी है और उनको एक वायलेंट रेवोल्यूशन करना है। किसके खिलाफ? अमीर के खिलाफ, कैपिटलिस्ट के खिलाफ, बिजनेसमैन के खिलाफ। और उनको काट देना है, मार डालना है और सारे पैसे उनसे इकट्ठे करके सभी में इक्वली बांट देने हैं। एक क्लासलेस सोसाइटी स्टैब्लिश करनी है जिसमें अमीर गरीब कोई नहीं होगा और स्टेट को भी खत्म कर देना। लॉ, पुलिस, ये कोर्ट्स, ये आर्मी, ये गवर्नमेंट, ये सब खत्म हो जाएगा और एक स्टेटलेस सोसाइटी और क्लासलेस सोसाइटी स्टैब्लिश हो जाएगी। इसके प्रोपोनेंट्स कौन है? कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं? कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने मार्क्सिस्ट थ्योरी दी है? तो इसके अंदर सबसे पहले आते हैं कार्ल मार्क्स, फिर आते हैं फ्रेडरिक एंगल्स, फिर आते हैं माओ जेडोंग, फिर आते हैं लेनिन, जोसेफ लेनिन आपने नाम सुना होगा, फिर आते हैं ग्रामसी, अंटोनियो ग्रामसी आपने नाम सुना होगा, माओ जेडोंग आपने नाम सुना होगा, जो चाइना के फादर ऑफ नेशन भी इनको कहा जाता है, चाइना का फादर, मतलब फादर ऑफ चाइना भी कहा जाता है इनको। और एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स जो कार्ल मार्क्स के दोस्त थे, और कार्ल मार्क्स खुद जो कि बहुत बड़े एक फिलोसोफर हुए, एक हिस्टोरियन हुए, एक पॉलिटिकल थिंकर हुए। तो समझ आ गई आपको बात? मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ स्टेट या मार्क्सिस्ट थियरी रिलेटेड टू द नेचर ऑफ स्टेट, ये जो है एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव दे रहे हैं स्टेट का। ये कह रहे हैं कि स्टेट जो है वो स्टेट को ये नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये पेसिमिस्टिक कैरेक्टर दे रहे हैं स्टेट का। बेसिकली दिस पीपल आर ट्राइंग टू से दैट स्टेट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। State is being used by rich, by capitalist class to exploit the poor. State is being used by the rich class, by the capitalist class for their own benefit. So basically these people are basically trying to
गिव अ वेरी पेसिमिस्टिक अकाउंट रिलेटेड टू द स्टेट। ये लोग कह रहे हैं कि स्टेट अच्छी नहीं है, स्टेट ऐसे करती है, वैसे करती है, स्टेट गरीबों का शोषण करती है, स्टेट न्यूट्रल नहीं है, कुछ खास लोगों का काम करती है, खास लोगों के लिए काम करती है स्टेट, ये इनका मानना है। लेकिन लिबरल थियरी के अंदर क्या कहा जा रहा था, स्टेट बड़ी अच्छी है, स्टेट जो है वो लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करती है। क्या असल में ऐसा होता है कि स्टेट लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट कर रही है? आज भी गांव के अंदर जो है वो लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, धर्म के आधार पे, जातियों के आधार पे। आज भी जो है वो गांव में गरीबों का बच्चा शिक्षा हासिल नहीं कर पाता है। अमीर लोग जो हैं वो अगर लोन लेते हैं उनके लोन माफ हो जाते हैं, और किसान अगर लोन लेता है तो उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। तो क्या सच में स्टेट सभी के लिए काम करती है? लिबरल थ्योरी वालों का मानना है कि हाँ करती है, बट मार्क्सिस्ट थ्योरी वालों का मानना है कि नहीं, ये सिर्फ कहने की बात है। ये सिर्फ कहने की बात है कि स्टेट जो है, सरकार जो है वो सभी का काम करती है, सभी की वेलफेयर के लिए काम करती है, बट अल्टीमेटली अगर बड़ा नज़दीक से जाके देखा जाए तो स्टेट जो है वो अमीर लोगों का ही काम करती है और सुनवाई भी अमीर लोगों की ही होती है। तो आपको अगर मार्क्सिज्म को समझना है, कार्ल मार्क्स को समझना है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट कार्ल मार्क्स इज रेपिटेडली मतलब अगेन एंड अगेन टॉकिंग अबाउट क्लासेस, स्ट्रगल बिटवीन द क्लासेस। मतलब हमारे पास अमीर और गरीब हैं, दो तरह के लोग हैं। अमीर गरीबों को दबाते हैं, शोषण करते हैं, और एक दिन गरीब जो हैं वो अमीरों के खिलाफ जंग लड़ेंगे और अमीरों को उखाड़ दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तभी तो कार्ल मार्क्स कहते हैं दैट वर्कर्स ऑफ वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है। तो तुम एक होकर अमीर के खिलाफ जो है वो क्रांति लाओ, क्रांति करो, और इस सिस्टम के अंदर जो तुम्हारी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, जो गरीब का शोषण हो रहा है, उस शोषण को खत्म करने के लिए तुम्हें अमीरों को मारना पड़ेगा और उनसे सारी वेल्थ छीन के आपको उसको बराबरी से बांटना होगा, और आपको स्टेट को हटाना होगा, लॉ, पुलिस, कोर्ट्स, गवर्नमेंट, इन सबको हटाना होगा, और उसके बाद जो है वो सभी के भले के लिए काम होगा। सभी के पास इक्वल रिसोर्सेज होंगे, इक्वल जो है वो उनके पास पैसा होगा, और इस तरीके से मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलता है रिलेटेड टू द नेचर ऑफ स्टेट। मतलब ये एक दृष्टिकोण है जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स या मार्क्सिस्ट थियरी वाले देते हैं, किसके रिलेटेड? स्टेट के रिलेटेड। तो मैंने आपको बताया कि हर इंसान का अलग अलग नजरिया होता है, कोई किसी चीज़ को अलग तरीके से देखता है, कोई अलग तरीके से देखता है, हर किसी का अपना अपना लॉजिक भी होता है। तो ले दे के फकत अपने पास एक नज़र ही तो है, क्यों देखें इस जहां को किसी और की नज़र से? तो ऑल आई हैव इज़ माई आई, ऑल यू हैव इज़ योर आई, ऑल आई हैव इज़ माई पर्सपेक्टिव, ऑल यू हैव इज़ योर पर्सपेक्टिव। तो इसी तरीके से मार्क्सिस्ट हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव एंड लिबरल्स हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव, और दोनों का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, और दोनों अलग अलग तरीके से स्टेट को डिफाइन करते हैं, स्टेट का नेचर डिफाइन करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया आपको तो यू कैन मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन, और वहाँ पे मैं आपका जो क्वेरी या डाउट होगा उसको सॉल्व कर लूँगा। Thank you so much for watching this lecture. Bye bye. Take care. Have a good day. Good night.